Hello students, I'm Harish Arora. Today we'll discuss introduction to dividend policy. What is meaning of dividend policy? Dividend is that proportion of profit which the company is ready to distribute among its shareholders. ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी शेयरहोल्डर्स में बांटना चाहती है वो आपका डिविडेंड कहलाता है। और जो भी डिसीजंस उस प्रॉफिट के रिगार्डिंग वो लेते हैं, दैट पॉलिसी इज नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। अगली स्लाइड में कवर कर रहे हैं। द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द शेयरहोल्डर्स एज डिविडेंड इज नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो हर कंपनी का एक डिविडेंड पॉलिसी होता है कि वो इनिशियल ईयर से डिविडेंड देंगे या फिर कम डिविडेंड देंगे, ज्यादा डिविडेंड देंगे, ज्यादा रिटेन अर्निंग्स करेंगे, लाइकवाइज। ठीक है, और कब कब देंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम आगे डिस्कस करते हैं। Points to be considered before talking about dividend policy. अगर डिविडेंड पॉलिसी कोई कंपनी बना रही है तो इन पॉइंट्स के बारे में सोचेगी। नंबर वन, डिविडेंड शुड बी पेड फ्रॉम द इनिशियल ईयर्स। क्या कोई भी कंपनी शुरुआत से फर्स्ट ईयर से ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? ठीक है, इस पॉइंट को कंसीडर करना होगा क्योंकि इनिशियल ईयर्स में कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं, बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिट में आती ही नहीं। और डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉफिट कमाना जरूरी है, नई कंपनीज के लिए स्पेशली, राइट। फिक्स अमाउंट और फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, क्या वो फिक्स्ड अमाउंट एज अ डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर अपनी अर्निंग्स का एक फिक्स परसेंटेज एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट दे विल डिस्ट्रीब्यूट और कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट दे विल रिटेन। ठीक है, डिविडेंड टू बी पेड इन कैश और अदर फॉर्म्स। अगर वो डिविडेंड देते हैं तो उसे क्या वो कैश फॉर्म या अदर फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो इसमें भी उनको एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, किन फॉर्म्स में डिविडेंड दिया जा सकता है? बेसिक फॉर्म है कैश, सबसे ज्यादा कैश डिविडेंड प्रेफर्ड होते हैं। सेकंड फॉर्म में सबसे ज्यादा नॉन कैश डिविडेंड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो आपका बोनस शेयर पॉपुलर है। ज्यादातर कंपनीज अगर शॉर्टफॉल ऑफ कैश होता है तो बोनस शेयर के फॉर्म में ही डिविडेंड देना प्रेफर करती है, राइट। और उसके अलावा एक फॉर्म है कंपोजिट डिविडेंड, कैश और काइंड या बोनस शेयर्स को मिक्स करके भी कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इतनी तरह की डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है। कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग, कंपनी अपनी अर्निंग्स का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन या परसेंटेज को एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है हर बार या किसी भी ईयर में, राइट। कांस्टेंट डिविडेंड रेट, ठीक है, यहाँ पर कंपनी अर्निंग्स पर कोई रेट फिक्स नहीं करती बल्कि डिविडेंड पर शेयर का रेट फिक्स कर देती है और उसके हिसाब से ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है। सपोज एक शेयर की फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है और कंपनी पर शेयर 10% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पर शेयर होल्डर विल गेट, per share dividend a shareholder will get 10 rupees only. All right. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसीज, यहाँ पर क्या होता है कि कंपनीज थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहती हैं, बहुत कम डिविडेंड देने की कोशिश करती हैं और इग्नोर करती हैं डिविडेंड देना। लिबरल डिविडेंड पॉलिसीज में कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अपने शेयर होल्डर्स को, सो दैट दे विल बी सेटिस्फाइड। और साउंड और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, दैट इज अ बैलेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड लिबरल। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होना भी बुरा है और बहुत ज्यादा लिबरल होना भी बुरा है, तो इसका एक जो बैलेंस फॉर्म है वो हमारी साउंड डिविडेंड पॉलिसी होती है, जहां पर मॉडरेट डिविडेंड डिसीजंस लिए जाते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी, क्या एसेंशियल्स हैं एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी के? पहली बात तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, जो डिविडेंड्स हो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना करें, कभी ज्यादा कभी बहुत कम, और ऐसा ना हो। अगर चेंजेस आते भी हैं तो माइन्यूट चेंजेस हो, तो इट शुड बी स्टेबल, राइट। बहुत ज्यादा चेंजेस हमारी डिविडेंड पॉलिसी में नहीं आने चाहिए, राइट। ग्रेजुअल राइज इन डिविडेंड रेट्स, अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट्स लगातार बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर बार उनको कुछ ज्यादा ही मिलेगा, तो इससे हमारे शेयर होल्डर्स ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, तो ये काम भी कर सकते हैं। मॉडरेट स्टार्ट, कंपनीज को चाहिए कि वो इनिशियल ईयर्स में बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने पर ना जाए, क्योंकि अगर वो इनिशियल ईयर्स में ही बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, राइट, तो उनके ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी हैम्पर हो सकता है और वो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी रेज कर देंगे। ऑलराइट, डिविडेंड इन कैश, ज्यादातर डिविडेंड कैश में ही प्रिफर्ड होता है और शेयर होल्डर विल लाइक डिविडेंड इन कैश, राइट। तो अगर पॉसिबल है कैश डिविडेंड देना तो कैश डिविडेंड ही देना चाहिए। और कुछ अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इंटरनल डिसीजंस होते हैं, तो उनको भी गॉन थ्रू करना पड़ेगा।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स को हमने कैटेगराइज करा है 3 फॉर्म में। फर्स्ट है हमारा ओनरशिप फैक्टर्स, जो कि शेयर होल्डर से रिलेटेड है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो ओनरशिप फैक्टर्स में फर्स्ट है आपका करंट इनकम रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की प्रेजेंट इनकम रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी पैसा आएगा तो आई विल बी हैप्पी, राइट, ठीक है। तो वो पैसा मेरे छोटी मोटी नीड्स को पूरा कर पाएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, राइट। तो वो मेरी करंट इनकम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं एक बड़े इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ और थोड़ा बहुत डिविडेंड का पैसा आता है तो दैट विल नन फॉर मी, दैट विल बी अ नन फॉर मी, राइट। तो वो मेरी करंट इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को पूरा नहीं कर पाएगी, तो वहां पर आई विल नॉट प्रेफर टू गेट डिविडेंड, ऑलराइट। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फंड, ठीक है। किसी भी शेयर होल्डर के पास ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फंड क्या है, क्या वो उस पैसे को जो डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है उसको वो री इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या वो उसको अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए करना चाहता है, क्या वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सोच रहा है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो शेयर होल्डर अपने माइंड में रखेगा और वो आपको अफेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ टैक्स कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं, लाइक कैपिटल गेन टैक्स और नॉर्मल इनकम टैक्स, ठीक है। डिविडेंड्स जब हमें मिलेंगे तो वो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होंगे, और अगर हम शेयर्स को बेचते हैं और में हमें कैपिटल गेन्स होते हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन्स के हेड में चार्ज होगा। तो ये टैक्स कंसिडरेशंस भी हमें सोचने पड़ सकते हैं। कंपनी ओरिएंटेड फैक्टर, कंपनी भी बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर चलती है, जैसे कि लीगल रेस्ट्रिक्शंस। जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसका चार्टर ऑफ द कंपनी एमओए होता है, जिसमें कंपनी की बहुत सारी लिमिटेशंस डिफाइन हो जाती हैं, राइट। कंपनीज अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बनाती है, और नहीं बनाती है तो टेबल एफ को फॉलो करते हैं, जो कि उसकी इंटरनल फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है और रेस्ट्रिक्ट करता है, राइट। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन आपके एमओए और एओ में है तो वो आपको लेकर चलना पड़ेगा, उनको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। लिक्विडिटी, क्रेडिट स्टैंडिंग एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी के पास लिक्विडिटी कैसी है, कैश कितना अवेलेबल है, ये डिपेंड करेगा। अगर कैश प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी को डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन कैश अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी या तो डिविडेंड ना देने के बारे में सोचेगी, और या फिर नॉन कैश डिविडेंड के फॉर्म में जाने की सोचेगी। क्रेडिट स्टैंडिंग कंपनी की क्या है, मार्केट में क्या क्रेडिट स्टैंडिंग कंपनी की है, क्या शेयर मार्केट की एक्सेस चल रही है, क्या डिमांड चल रही है शेयर्स की, और कितना पैसा कंपनी एट अ टाइम अगर एक्सटर्नल कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उठा सकती है मार्केट से, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी की फंक्शनिंग में लगने वाला पैसा, जो वर्किंग कैपिटल हम कहते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग में लगता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स हायर साइड है तो कंपनी कम से कम डिविडेंड देना चाहेगी, और अगर वो लोअर साइड है तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। नीड फॉर एक्सपेंशन इमीडिएट और फ्यूचर, अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि इमीडिएट टाइम में कितना एक्सपेंशन करना है कंपनी को, कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है अपने आप को, और कंपनी वांट्स कि उसका प्रोजेक्ट बढ़े, उसका बिजनेस बढ़े, तो उस केस में कंपनी के पास कैश शॉर्टफॉल हो जाएगा, उसे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन दैट केस कंपनी विल नॉट प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। अदर कंपनीज ओरिएंटेड फैक्टर्स में हमारा आता है बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस की वजह से भी कंपनी डिविडेंड पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है। डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप, अगर एट टाइम्स कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी में चेंजेस करे हैं, डिविडेंड कम दिया है या ज्यादा दिया है, तो उसके रिएक्शन शेयर होल्डर्स ने क्या दिए हैं, राइट, या मार्केट पे उसके क्या रिएक्शंस हुए, इन चीजों को भी कंसीडर किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, कितनी हमारे पास अवेलेबल है, कितना पैसा हमें मार्केट से डेट फाइनेंस के रूप में मिल जाएगा, दैट इज आल्सो अ कंसीडरेबल पॉइंट। और इन्फ्लेशन, कभी कभी इन्फ्लेशन कंपनी का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कैश हमारे पास लैग करता है और हम डिविडेंड्स को कम बांटते हैं या ना बांटने का भी डिसीजन ले सकते हैं। अदर फैक्टर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस हम करते हैं, किस तरह की गुड्स में हम डील करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में वी आर हम हैं, ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी हैं। उस इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्री में क्या पॉलिसीज
करी जा रही हैं उनको भी हमें सोचना पड़ेगा। एटीट्यूड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहता है या फिर बिजनेस के सर्वाइवल के लिए स्ट्राइव कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या कंपनी के रिगार्डिंग, कितना वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, तो वो भी मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो मैनेजमेंट ही चला रहा है। शेयर होल्डर्स आर जस्ट द कैपिटल इन्वेस्टर्स, हालांकि उनके पास वोटिंग पावर है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्ट्रिक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर कंपनी कहीं से लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इनिशियल डेट फाइनेंस करती है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कि पहले वो उनका लोन पे करे और बाद में डिविडेंड दे, राइट। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस अगर आपके ऊपर इम्पोज हैं तो आपको उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। एज ऑफ द कंपनी, नई कंपनी बड़ी मुश्किल से ही डिविडेंड दे पाएगी, क्योंकि नई कंपनी को प्रॉफिट हो जाना बहुत ही मुश्किल रहता है। कुछ कंपनी प्रॉफिट जरूर रन करती है, लेकिन नई कंपनी में प्रॉफिट्स होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, राइट। देन पुरानी कंपनी है जो आसानी से अपने रिजर्व को यूज करके भी नॉन प्रॉफिट केस में भी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। पब्लिक ओपिनियन भी आपका मैटर करता है, पब्लिक रिएक्शंस या मार्केट रिएक्शंस आपके कैसे हैं वो भी मैटर करता है। डिविडेंड थ्योरीज की बात करेंगे हम। डिविडेंड थ्योरीज में हमारे पास दो तरह की थ्योरीज है, रिलीवेंस थ्योरी और इररिलेवेंट थ्योरी। रिलीवेंस थ्योरी में हमारा आता है वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल स्पेशली, और इररिलेवेंस में एमएम थ्योरी आता है। ये रिलीवेंस और इररिलेवेंस है क्या? रिलीवेंस मतलब कि अगर डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजंस में आपने कुछ चेंजेस करे, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट आपकी कंपनी की वैल्यू पर या आपके शेयर की वैल्यू पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो दैट इज रिलीवेंस, ठीक है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे पड़ रहा है, इट इज रिलेटेड। और अगर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इट इज इररिलेटेड। तो वॉल्टर और गॉर्डन ने माना कि हाँ फर्क पड़ता है, और एमएम थ्योरी मोदिग्लानी और मिलर ने माना कि फर्क नहीं पड़ता है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।